हेलो दोस्तों, मैं शिवशंकर शर्मा और दीक्षा अकेडमी मुंद्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन लिविंग बीइंग्स। जिंदा चीजों का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। वो शरीर के अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है 7th क्लास का, जिसे ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। तो पहले रिकॉल क्वेश्चंस को थोड़ा समझ लीजिए। वाई डू वी नीड अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत क्यों है। और वाई इज ब्लड इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी, और शरीर के अंदर खून की क्या जरूरत है। वट विल हैपन इफ वी डोंट गेट रीड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन अवर बॉडी, और क्या होगा अगर हम हमारे शरीर की जो गंदगी है या वेस्ट प्रोडक्ट है उनको बाहर ना निकाले। यू विल लर्न अबाउट, और आपको पढ़ना है इस चैप्टर में ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस के ट्रांसपोर्ट के बारे में, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन एनिमल, और जानवर के अंदर जो सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट होते हैं उसके बारे में, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, आदमी का जो सारा सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके बारे में, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, पेड़ पौधों के बारे में, और एक्सक्रिएशन के बारे में। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं ये। यहाँ पे पढ़ के भले आपको ऐसा लग रहा हो कि समझ में नहीं आएंगी, लेकिन बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएंगी। थोड़ा सा कंसंट्रेट की रिक्वायरमेंट है। बोर होने लग जाओ तो वीडियो को पॉज करके घूम लो, पहले थोड़ा रिलैक्स होकर फिर वापस से सुनो, लेकिन कंसंट्रेशन के साथ सुनो तो आपको सब समझ में आएगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस कोई भी जिंदा चीजों के बारे में यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। जो भी हमारे शरीर के अंदर चीजों की जरूरत होती है उन चीजों का ट्रांसपोर्ट शरीर के अंदर कैसे होता है, तो इन चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आवर बॉडी नीड अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू ट्रांसपोर्ट डिफरेंट सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। ये बोल रहा है कि हमारी बॉडी में, जैसे मान लो सपोज करो ये हमारी बॉडी है, ये मुंह है, हमने यहां से खाना खा लिया, खाना गया पेट में, और पेट में से एनर्जी सारे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो ये डिस्ट्रीब्यूट जो हुई पूरे शरीर में अलग अलग पार्ट में, ये कैसे हुई। सब्सटेंस दैट नीड टू ट्रांसपोर्ट आर मेंशन बिलो। तो ऐसे कौन कौन से सब्सटेंस हैं जो हमारे शरीर के अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं, और उनकी कैसे कैसे मतलब उनकी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मैनेज की जाती है शरीर के द्वारा। तो सबसे पहला है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स आप समझते हो कि खाने के लिए हमारे को बहुत जरूरी चीजें होती हैं जो सारे शरीर में होती हैं। तो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब्ड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है? छोटी आंत बोलते हैं इसको। हमारे पेट में दो आंत होती हैं, एक लंबी आंत और एक छोटी आंत। ठीक है, तो जो छोटी आंत होती है ना उसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। उसका काम क्या होता है? नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड, उसको जरूरत पड़ती है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करती है स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको जरूरत होती है ट्रांसपोर्टेड टू द बॉडी सेल, और बॉडी के अंदर जो भी सेल होते हैं उनमें ट्रांसपोर्ट कर देती है। वेयर दे कैन बी ब्रोकन डाउन, जहां पे वे टूटते हैं और एनर्जी को रिलाइज कर देते हैं। समझ गए? देखो ऐसे समझ लो, जैसे एक डब्बा है, इसके अंदर ताकत भरी हुई है। ठीक है, क्या भरी है? इसके अंदर ताकत भरी है, और ये ताकत जो है ये क्या है? न्यूट्रिएंट्स हैं। क्या है? न्यूट्रिएंट्स हैं। अब ये चलेंगे हमारे शरीर के अंदर, इंटेस्टाइन होती है ऐसे, ये उसके अंदर चलेंगे, और इंटेस्टाइन क्या करेगी? उसके अंदर छोटे छोटे पोरस होते हैं, यानी छेद होते हैं, वो क्या करेंगे? इसको पी लेंगे, यानी इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, और पी करके और बॉडी के दूसरे हिस्सों में इसको पहुंचा देंगे, और वहां पर जाके ये ब्रस्ट हो जाएंगे या फूट जाएंगे, और वो एनर्जी उन सेल्स के अंदर रिलीज हो जाएगी। तो ये था न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। किससे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से, छोटी आंत से। फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कैसे होता है? ऑक्सीजन एब्जॉर्ब बाय द लंग्स, हमारे जो गुर्दे होते हैं वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नीड टू रीच डिफरेंट बॉडी सेल्स, और जिनको जरूरत होती है शरीर के और दूसरे हिस्सों में, फॉर रिस्पिरेशन टू ओक्योर, मतलब रिस्पिरेशन होने के लिए। होता क्या है? ऑक्सीजन हमारा शरीर ऑब्जर्व करता है, और ऑब्जर्व मतलब एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करके वो उसको बाकी के शरीर के दूसरे हिस्सों में भेज देता है, जहां पे अलग अलग सेल्स उसको खा जाते हैं, और उसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड बना के शरीर से बाहर छोड़ देते हैं। फिर न्यूट्रिएंट्स हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और काफी मिनरल्स भी चाहिए। नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, इसमें भाई ट्रांसपोर्टेड की जरूरत होती है शरीर के अलग अलग हिस्सों में, फॉर देयर प्रॉपर्टी प्रॉपर फंक्शनिंग, फॉर कैरिंग आउट वेरियस केमिकल रिएक्शन विद इन द बॉडी। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, उनके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, मतलब उनका काम चलता रहे। हमारे शरीर के अंदर ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी लगातार बनती रहे, उसके लिए प्रॉपर फंक्शनिंग होना चाहिए। तो उसमें अलग अलग मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये डिफरेंट मिनरल्स भी हमारे शरीर में ट्रांसपोर्ट के काम आते हैं, या इनकी भी ट्रांसपोर्टेशन होनी बहुत जरूरी है। फिर पानी, दैट वी ड्रिंक नीड टू ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। पानी जो हम पीते हैं ये भी ट्रांसपोर्टेड का हिस्सा भी है, और शरीर के अंदर पानी की भी रिक्वायरमेंट होती है सारे शरीर में। फिर वेस्ट प्रोडक्ट, जो
कचरा वगैरह हमारे शरीर में बच जाता है। हम खाते हैं, उसमें बहुत सारा ऐसा सामान होता है जो हमारे शरीर के लिए जरूरी नहीं है या मतलब डाइजेस्टेबल नहीं है, तो वो उसका क्या होता है, उसको हम शरीर से एक्सक्रिएट करते हैं। तो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट केमिकल रिएक्शन विद इन द बॉडी नीड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। उसकी जरूरत होती है रिमूव करना जब हमारे शरीर में केमिकल रिएक्शन होता है। देखो आप कोई भी चीज बनाओ तो एक वेस्ट प्रोडक्ट पीछे बच जाता है, ठीक है, जिसका कोई काम नहीं होता, या फिर उसको हम किसी भी तरह के काम में ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती हैं ऐसी जो वेस्ट प्रोडक्ट जिनमें से निकलता है कुछ बनते हुए। तो वो वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, शरीर में भी तो ऐसे ही केमिकल रिएक्शन होते हैं, तो शरीर में से जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता बचता है उसको फेंकना पड़ता है। जैसे चाय बनाते हैं तो चाय पत्ती वगैरह बच गई तो वो वेस्ट प्रोडक्ट हो गया। अब वो वेस्ट प्रोडक्ट का क्या होगा, अगर तुम्हें उसको यूज करना है तो किसी चीज में या उसका कोई यूज देख के आप कर भी सकते हो, लेकिन अगर वो यूज नहीं हो रही तो उसको बाहर फेंकना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही शरीर में होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं अगर उनका कोई यूज तो है तो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है उनकी एनर्जी को, और बाकी जो बचता है उसको एक्सक्रिएट करते हैं। जब हम सुबह पोटी करते हैं तो सारा वेस्ट प्रोडक्ट हम क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। फिर देखो भाई, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन एनिमल। जानवरों के अंदर ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस क्या होता है, ये तो था भाई नॉर्मल सब्सटेंस की क्या चीजों की ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट होती है। अब किसी भी सब्सटेंस या जानवर के अंदर किसी सब्सटेंस की ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब हो गया, देखो एक तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और एक यूनिसेलुलर। क्या होते हैं, एक तो मल्टी सेलुलर और एक यूनिसेलुलर। मल्टी होते हैं जिसमें बहुत सारे सेल हों। ह्यूमन है जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। कैसे, आंख के सेल अलग होते हैं, हड्डियों के अलग होते हैं, स्किन के अलग होते हैं, ब्लड के अलग होते हैं। काफी यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे अंडा होता है वो यूनिसेलुलर होता है क्योंकि वो एक ही सेल है, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बता रहा है। यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है सच एज जैसे ओमीबा और पैरामीशियम। तो देखो पैरामीशियम का आपको ये एग्जांपल दिया हुआ है, ये पैरामीशियम की एक फोटो है जो जूम फोटो है, जो आपको बड़ा करके दिखाया गया है। डू नॉट हैव एनी स्पेशल ऑर्गन, उसमें कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता फॉर ट्रांसपोर्टेशन के लिए। देखो अपने अंदर क्या होता है, हार्ट वगैरह होते हैं, नसें होती हैं जिससे ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, लेकिन जो ये पैरामीशियम है या ओमीबा है उसके अंदर क्या नहीं होता, कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता। मतलब ऑर्गन किसको बोलते हैं, जैसे हार्ट है तो हार्ट ऑर्गन हो गया, तो इनके अंदर कोई ऑर्गन नहीं होता जो सांस लेने के काम करता है। Do have learned that oxygen and carbon dioxide diffuse directly into and out of the cell of unicellular organism। अब इस तरह के सेल में डायरेक्ट इंटर हो जाती है, अंदर घुस जाती है और डायरेक्ट ही बाहर निकल जाती है क्या, ऑक्सीजन, ठीक है, बिना ही किसी ग्लैंड की सहायता से। सच एज ओमीबा, जैसे ओमीबा को लो आप, फ्रॉम द सराउंडिंग्स, आसपास से वो करता है ऐसा काम। सिमिलरली अदर सब्सटेंस सच एज फूड पार्टिकल्स, water and minerals are taken up directly by the cell. Waste material also get removed directly from the body, और waste material भी डायरेक्टली मूव कर देता है। देखो होता क्या है, डायरेक्टली खाना खा लेता है और डायरेक्टली बाहर वेस्ट प्रोडक्ट फेंक देता है। इसका अगर आप ध्यान से देखोगे तो 8th क्लास में आएगा एक, जैसे ये क्या होता है, इसका ऐसे मुंह बन जाता है, ये ऐसे, जैसे यहाँ पे खाना रखा है तो ये इस खाने को फिर पूरी तरीके से क्या करता है, घेर लेता है ऐसे, ये खाना भी यहाँ पे आ जाता है, इसके बाद ऐसे फिर इसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर जो कचरा बच गया, अब इसके अंदर कचरा बच गया, उसको फिर से वापस इसी तरीके से वो बॉडी से बाहर निकाल देता है। ये मान लो ये कचरा रह गया तो ऐसे उसने इसको यहाँ से बाहर निकाल दिया। इसके 8th क्लास में आप देखोगे तो अच्छे से वीडियो भी मिलेंगे। इन सिंपल ऑर्गेनिज्म बोल रहा है, अगर साधारण ऑर्गेनिज्म की बात करें जैसे हाइड्रा हो गया, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस विद इन द बॉडी, ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंस को बॉडी के अंदर, टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ वाटर, और ये सारा काम किसकी सहायता से होता है, पानी की सहायता से। बॉडी वेस्ट फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी आर आल्सो रिमूव्ड बाय वाटर, और बॉडी में से जो वेस्ट पार्ट होता है वो भी पानी की सहायता से ही बाहर निकलता है। तो ये तो था यूनिसेलुलर का, यानी यूनिसेलुलर डायरेक्टली ग्रैब करता है और डायरेक्टली ही कचरे को बाहर निकाल देता है। लेकिन मल्टी सेलुलर में क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑन द अदर हैंड हैव अ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसपोर्ट, उसके अंदर ट्रांसपोर्ट का एक स्पेशल ऑर्गेनिज्म होता है। दिस ऑर्गन सिस्टम इज कॉल्ड द सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन हो गया, जैसे ह्यूमन हो गया या जानवर हो गए, तो इनके अंदर क्या होता है, एक विशेष सिस्टम होता है या विशेष एक ऐसे मान लो एक मशीन होती है जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, जो पूरा सांस लेने का काम करता है, ठीक है। तो उसके बारे में देखो पढ़ोगे तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन माने आदमी,
आदमी का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है? द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स, 3 चीजों से बनता है। एक तो खून से, एक खून की नसों से और एक हार्ट से। समझ गए? यानी जो आदमी सांस लेने का जो पूरा सिस्टम है उसके अंदर 3 चीजें होती हैं। इन 3 चीजों से हमारे सारे शरीर में मतलब जो क्या है, हवा का सारा सिस्टम है वो सर्कुलेट होता है। अब देखो कैसे होता है, सारी चीजें समझते हैं डीपली। पहले खून, ब्लड को समझ लेते हैं। खून क्या होता है? ब्लड इज ए रेड कलर्ड फ्लूइड, एक फ्लूइड होता है लाल कलर का, दैट फ्लो विद इन द ट्यूब्स कॉल्ड ब्लड वेसल्स। और ये हमारे शरीर में कुछ नसों के अंदर बहता है जिन्हें हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं। इट कैरीज वेरियस सब्सटेंस, ये कैरी करता है काफी सब्सटेंस, सच एज न्यूट्रिएंट्स, जैसे न्यूट्रिएंट्स हो गए, फिर मिनरल्स हो गए, फिर सोल्ट हो गए, फिर रेस्पिरेटरी गैसेज हो गई, हार्मोन्स हो गए, एंड इवन वेस्ट प्रोडक्ट टू एंड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। और बाकी फिर वेस्ट वगैरह जो होता है उसको भी क्या करता है, शरीर में इधर से उधर ले जाता है। और सॉरी, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको भी शरीर में इधर से उधर करके मतलब शरीर से निकाल देता है। ठीक है, तो काफी सारे इसके काम होते हैं ब्लड के। ब्लड इज मेड अप ऑफ ए स्ट्रो कलर्ड फ्लूइड, और ये एक मतलब स्ट्रो कलर्ड फ्लूइड से बनता है कॉल्ड प्लाज्मा, जिसे हम प्लाज्मा भी कहते हैं। विद इन द प्लाज्मा आर सस्पेंडेड 3 डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स। अब कहने का क्या मतलब है, एक प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा के अंदर काफी सारी चीजें होती है जिसको कंबाइन हम ब्लड बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या क्या होते हैं देखो समझ लो क्या क्या होते हैं प्लाज्मा के अंदर। पहला है जैसे रेड ब्लड सेल्स, इसको बोलते हैं लाल रक्त कोशिकाएं, अगर आप हिंदी में समझो तो। रेड ब्लड सेल्स मतलब हिंदी की कोशिकाएं होती हैं, आर सेल्स दैट कंटेन अ रेड कलर्ड पिगमेंट, जिसमें लाल कलर होता है। भाई हमारे शरीर के अंदर प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा जिसको हम संयुक्त रूप से ब्लड बोलते हैं, उसके अंदर एक आरबीसी होता है। क्या होता है? आरबीसी, जिसको हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं इसके अंदर लाल कलर के पिगमेंट होते हैं छोटे छोटे, जिन्हें हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ऐसे मान लो छोटी छोटी कोई चीज होती है लाल कलर की जिसका नाम क्या है? हीमोग्लोबिन, उन्हें पिगमेंट बोलते हैं। ठीक है, दिस पिगमेंट कंबाइन विद ऑक्सीजन, और ये पिगमेंट किससे बनते हैं? ऑक्सीजन से, फॉर्मिंग, ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये क्या बनाते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन है, जब ऑक्सीजन उसके साथ मिल जाती है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो जाती है। थस अतः ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन विद इन द बॉडी, और फिर ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं इधर से उधर। द रेड कलर ऑफ ब्लड इज एट्रीब्यूट टू दिस पिगमेंट, और रेड कलर के एट्रीब्यूट्स इस पिगमेंट में होते हैं। इसी की वजह से हमारा जो खून है वो हमें लाल रंग का दिखता है। ठीक है, जैसे देखो ये दिखा रखा है कंपोनेंट ऑफ ब्लड, ये देखो दिखा रखा है ये। अब ये जो लाल रंग के डब्बे है ना ये वाले, ठीक है, ये आपको दिख रहे होंगे हर जगह, इनको हम आरबीसी बोलते हैं। ये पूरा प्लाज्मा है, देखो ये येलो कलर का जो सब्सटेंस दिख रखा है ये प्लाज्मा है, और प्लाज्मा के अंदर ही ये आरबीसी है यानी रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, जो क्या काम करते हैं? ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करते हैं। फिर देखो इसके बाद और भी कुछ है, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। ठीक है, आरबीसी हमने पढ़ लिया, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स है और ब्लड वेसल है। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अब हम पढ़ते हैं व्हाइट ब्लड सेल। तो व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होती हैं? ये होते हैं आर लार्ज देन रेड कलर सेल्स, ये ज्यादा होते हैं किससे? रेड कलर सेल से। हमारे खून में जो आरबीसी होती है ना उससे ज्यादा क्या होते हैं? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी इनकी शॉर्ट फॉर्म में इनको आप पढ़ोगे आगे, डब्ल्यूबीसी होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, एंड आर स्पेरिकल इन स्ट्रक्चर, और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्पेरिकल टाइप का, मतलब गोले जैसा, स्पेयर जैसा। ठीक है, तो दे डू नॉट कंटेन हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन इनके अंदर नहीं होता, एंड आर थस व्हाइट इन कलर, इसलिए इनका कलर क्या होता है? सफेद होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट डिसीजेस केजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और जो ये डब्ल्यूबीसी होते हैं ना ये हमें शरीर में बीमारियों से बचाते हैं। ठीक है, किसी भी तरह की बीमारी हो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए छोटे छोटे कीड़े जो हम नंगी आंखों से नहीं देखते, जिन्हें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की होने वाली बीमारी को डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं, ये हमें बीमारियों से बचाते हैं। तो डब्ल्यूबीसी का भी काम समझ गए। आरबीसी का काम था ऑक्सीजन को ले जाना, और डब्ल्यूबीसी का काम क्या था? शरीर की रक्षा करना, किससे? बीमारी वाले कीटाणुओं से। अब आ गया ब्लड प्लेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स आर इरेगुलर शेप सेल, इनकी कोई शेप नहीं होती भाई। ठीक है, ब्लड प्लेटलेट्स जो होती हैं इनकी कोई वो नहीं होती फिक्स शेप। देखो ये जैसे ये यहाँ पे दिखा रखा है, एक ये रही, फिर ये रही। ठीक है, ये एक परफॉर्मा दिखा रखा है आपको, किसका?
प्लेटलेट्स का। अब ये एक परफॉर्मा है प्लेटलेट्स का, लेकिन इनकी शेप फिक्स नहीं होती, ऐसा बोल रहा है ये। विच आर कलरलेस, और कलर भी नहीं होता, यानी आर पार आप उसमें से देख सकते हो। दे हेल्प टू क्लोथ, अब ये क्या करते हैं, ये धक्के जमाती है, मतलब क्लोट मतलब होता है किसी चीज का लोथड़ा हो जाना, ठीक है, किसी भी चीज का क्या हो जाना, लोथड़ा हो जाना। द ब्लड एट साइट ऑफ इंजुरी, जैसे जेली हो जाती है ना, जेली, इस तरीके से जेली बन जाना। इंजुरी दैट स्टॉपिंग ब्लीडिंग, और ये क्या करता है, ब्लीडिंग को स्टॉप करने के काम होता है। अब देखो हमारे शरीर में ब्लड क्या होता है, फ्लो होता रहता है, इधर से उधर, उधर से इधर। अब अगर कहीं चोट लग जाए तो वो ब्लड फिर बाहर निकलने लग जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में ब्लड प्लेटलेट्स जो होती हैं वो आके वहां पर के अपना जाल बना देती है और वहां से खून को निकलने नहीं देती, बंद कर देती हैं, ठीक है। तो यही काम होता है, और वो खून को गाढ़ा भी कर देती हैं, जिसको क्लोट्स बोलते हैं अपन। तो क्लोट्स बना के और खून को रोकने का काम कर देती है। तो इस तरीके से ब्लड प्लेटलेट्स काम आती हैं। तो ये क्या थे सारे, ये ब्लड के कंपोनेंट बोल सकते हो आप इनको, जैसे आरबीसी हो गई, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। फिर आगे ब्लड वेसल, जिसके अंदर से ये सारा काम होता है, जिसके अंदर ये सारी चलती हैं। ब्लड वेसल्स आर द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट फॉर्म ए नेटवर्क ऑल ओवर द बॉडी, ठीक है। अब ब्लड वेसल्स देखो, ये एक देखी थी हमने, ये ब्लड वेसल है जिसके अंदर ये सारी चीजें थी, ठीक है। ये इधर आप देख रहे हो, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ये रही, देखो ये आपने देखी थी ना, ये वाली, ये सारी ब्लड वेसल है पीछे वाली, ठीक है। और इसी के अंदर ये सारी चीजें थी जो हमने बताया था, प्लाज्मा वगैरह। अब ये बोल रहा है ब्लड वेसल्स जो है वो हमारे सारे शरीर में एक नेटवर्क मतलब जाल की तरह फैली हुई है। ब्लड फ्लो विद इन दीज वेसल्स, ब्लड जब फ्लो होता है इन वेसल्स में, देर आर 3 काइंड ऑफ ब्लड वेसल्स, तो 3 तरह का ब्लड वेसल्स हमारे शरीर में होती है इन बॉडी। एक का नाम है आर्टरीज, दूसरी का वेन्स और तीसरी का कैपिलरीज, ठीक है। हमारे शरीर में कितने तरह की वेसल्स होती हैं, 3 तरह की, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। अब आर्टरीज जो होती हैं, वेसल्स दैट ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। देखो समझो, इसको याद रखना, ये हो गया हार्ट, ठीक है, ये क्या हो गया, हार्ट। हार्ट से शरीर के दूसरे हिस्सों में जाती है, क्या जाती है, ट्रांसपोर्ट होती है, क्या, ब्लड वेसल ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। दे जनरली कैरी ऑक्सीजनरेटेड ब्लड, और इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन होती है, इस ब्लड में ऑक्सीजन होती है जो इधर ले जाती है, फिर ऑक्सीजन इधर ले जाती है और फिर ऑक्सीजन इधर ले जाती है हार्ट से। आर्टरीज क्या करती हैं, हार्ट से ऑक्सीजन को दूसरे एरिया में भेजती हैं। देखो ये रही, ठीक है, ये आर्टरीज है रेड कलर में जो दिख रही है, और ब्लू कलर में जो दिख रही है ये वेन्स है, ठीक है। तो आर्टरी रेड कलर की होती है और वेन्स क्या होती है, ब्लू कलर की, ठीक है। ये वाल दिखा रखी है, ब्लू कलर की जो वेन्स होती है उसमें वाल होती है, और ये दोनों आपस में जुड़ी हुई होती है कई जगह पे, ठीक है, कैपिलरीज की सहायता से, ठीक है। किसकी सहायता से, कैपिलरीज की सहायता से। अब देखो, एक तो हो गई वेन्स, आर्टरीज हमने पढ़ लिया। आर्टरीज का क्या काम था, ये हार्ट से और शरीर के बाकी हिस्सों में जो ऑक्सीजन से भरा हुआ ब्लड है उसको लेके जाती है। और विंस का क्या काम है, विंस आर वेसल दैट कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू द हार्ट, और ये क्या करती है, खून को शरीर के बाकी हिस्सों में से हार्ट में लेके जाती है। अब देखो, हार्ट के अंदर अगर खून होगा ही नहीं तो वो ट्रांसपोर्ट कैसे करेगा। तो देखो, एक तो शरीर हार्ट से निकल रहा है और एक क्या आ रहा है, हार्ट में जा रहा है, ठीक है। तो जो निकल रहा है वो तो क्या हो गया, आर्टरीज, और जो जिससे हार्ट में खून आ रहा है वो क्या हो गई, वेन, ठीक है, वो हो गई नसें। द जनरली कैरी डी ऑक्सीजनरेटेड ब्लड। अब होता क्या है, देखो जो बाहर जा रही है ना ब्लड से, वो तो ऑक्सीजन से भर के आ रही है, और जो हार्ट के अंदर आ रही है, वेन्स, नसें जो आ रही हैं, वो क्या हो रही है, ऑक्सीजन से खाली होके आ रही हैं। मतलब ट्रांसपोर्ट का काम चल रहा है, जैसे गाड़ी उधर जा रही है, उधर सामान उतार के वापस आ जा रही है, यानी ऑक्सीजन को लेके जा रही है और फिर वापस खाली आके उधर हो जा रही है। तो देर आर सेवरल अदर डिफरेंट बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स विच आर लिस्टेड इन टेबल। और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए वेन्स को और आर्टरीज को, तो देखो सिंपल सी चीजें हैं। दे हैव थिकर वाल, आर्टरीज की वाल कैसी होती है, मोटी होती है। दे हैव थिनर वाल, इनकी वाल क्या होती है, पतली होती है। आर्टरीज ऑक्सीजन लेके जाती है। दे आर प्लेस डीप विद इन द बॉडी, ये क्या होती हैं, गहरे में होती हैं पूरे शरीर में। दे आर नॉट प्लेस डीप विद इन द बॉडी, ये ज्यादा गहराई में नहीं होती शरीर में। ब्लड फ्लो विद इन ग्रेट प्रेशर इन आर्टरीज, आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजन भरी होती है तो ये तेज प्रेशर से चलती है। ब्लड डज नॉट फ्लो विद मच प्रेशर इन वेन्स, और वेन्स के अंदर ज्यादा प्रेशर नहीं होता। दे आर नो वाल्स प्रेजेंट विद इन द वॉल ऑफ आर्टरीज,
इसके अंदर देखो, आर्टरीज के अंदर कोई दीवार नहीं होती, लेकिन वाल्व्स जो होती हैं किसकी, वेन्स की, उसके अंदर भी दीवार होती है। देखो आपने देखा था, दोबारा देख लो, देखो ये रही, ये वाल है, देखो ये रही, ये किसके अंदर है, ये वेन्स के अंदर है, लेकिन इसमें कोई वाल नहीं है ऐसी जो रोकती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के लिए खुला प्रेशर चाहिए तो ये खुली हुई होती है, और ये खाली होती हैं तो इनके लिए वॉल लगा दी जाती है। समझ गए? तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है आर्टरीज का और किसका, वेन्स का। अब आ गई कैपिलरीज, जहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन और मतलब ऑक्सीजन कैसे एक्सचेंज होती है दोनों उसके नसों के बीच में, उसके बारे में पढ़ेंगे। कैपिलरीज आर द थिनेस्ट ब्लड वेसल दैट कनेक्ट द आर्टरीज एंड वेन्स। जो कैपिलरीज हैं वो सबसे पतली ब्लड वेसल्स हैं जो कनेक्ट होती हैं आर्टरीज और वेन्स से। दे हैव एक्सट्रीमली थिन, वो बहुत पतली होती हैं, विच फ्लो डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंस, जो क्या करती हैं, फ्लो होती है डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंस इनटू एंड आउट ऑफ द ब्लड, इनटू और आउट ऑफ द ब्लड, ब्लड से बाहर होती है। कैपिलरीज आर प्रेजेंट अराउंड मेजर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, और कैपिलरीज क्या है, मेजर ऑर्गन है बॉडी का, शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। देखो ये ऊपर रही कैपिलरीज, ये जो मैंने आपको पहले दिखाई थी, यहां पर ही क्या होता है, ये वाली गैस यहाँ पे आती है, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या कर देती है, छोड़ देती है, और यहां से मतलब उस हीमोग्लोबिन को ले जाती है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती। मतलब यहाँ पे ब्लड को छोड़ देती है ऑक्सीजन वाले को, और दूसरा ब्लड ले लेती है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, और उसको वापस से हार्ट में पहुंचा देती है। तो ये सिस्टम समझ गए, तीनों का, ब्लड के 3 चीजों की सहायता से होता है। अब आ गया हार्ट। ठीक है, क्या आ गया, हार्ट। हार्ट यानी दिल। द हार्ट इज ए थिक मस्कुलर ऑर्गन। हार्ट जो है वो क्या होता है भाई, एक मोटा सा मस्कुलर ऑर्गन होता है। मैं इसका फिर कलर चेंज कर लेता हूं, क्या हो गया भाई, मस्कुलर ऑर्गन प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। हमारी छाती के अंदर बीच में थोड़ी सी जगह होती है जहां पे ये क्या होता है, हार्ट होता है। बिटवीन द 2 लंग्स, दोनों लंग्स के बीच में। इट पंप ब्लड इनटू द ब्लड वेसल्स। अब ये क्या करता है, खून को मतलब प्रेशर से पूरी नसों में भेजता रहता है। अब देखो आपने सुना था हार्ट के अंदर भाई एक तो ऑक्सीजन लेके जाती है और एक खाली आ जाती है जो बिना ऑक्सीजन की है। तो हार्ट के अंदर ऑक्सीजन आती कहां से है, उसके बारे में समझो भाई। हार्ट से ऑक्सीजन जा रही है दूसरी नसों में, लेकिन अगर हार्ट के पास ऑक्सीजन नहीं होगी तो कैसे जाएगी, उस चीज को भी तो समझो। तो हार्ट के पास ऑक्सीजन कहां से आती है, हार्ट पंप करता है। द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट कीप द ब्लड फ्लोइंग थ्रू आउट द ब्लड वेसल्स। और जो ये पंप करता है ना, तो सारे शरीर में ब्लड प्रेशर के साथ सारे शरीर में ब्लड को भेजता है। द हार्ट हैज 4 चैम्बर। हार्ट में 4 बॉक्स होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, ऐसे समझ लो स्ट्रक्चर। नो बिगर देन ए पर्सन फिस्ट। और ये आदमी की छाती से ज्यादा बड़े नहीं होते, मतलब उसके अंदर ही आ जाते हैं। इट इज डिवाइडेड इंटरनली इनटू 4 चैम्बर्स। और ये अंदर से ही 4 हिस्सों में डिवाइड होता है। 2 एट्रिया, लेफ्ट एंड राइट एट्रियम। 2 तो एट्रिया होते हैं जो लेफ्ट और राइट में होते हैं, और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स। ठीक है, जैसा इनके नाम से ही आपको दिख रहा है, देखो आर्ट्रिया, आर्ट्रिया हो गया, और ये हो गया वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स यानी वेन से, और आर्ट्रिया यानी आर्टरीज है। तो दोनों इसके नाम से ही पता चल रहा है। द लेफ्ट आर्ट्रियम ओपन इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल्स एंड द राइट आर्ट्रियम ओपन इनटू द राइट वेंट्रिकल्स। ठीक है, ये देखो ये रहा, इसको एक बार ध्यान से देख लो तो आपको सारी समझ में आ जाएगी। ये देखो अरोटा सॉरी राइट आर्टियम, it received blood from all part of the bodies through veins and pump this blood into the right ventricles। ये देखो सारा दिखा रखा है एरो के साथ, ये यहाँ से जा रहा है, फिर ये यहाँ से जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ते हैं फिर ये और अच्छे से समझ में आएगा। ये तो अभी आपने देखा कि 4 बॉक्स हो गए इसमें। ठीक है, ये जैसे ऐसे होता है, 2 चैम्बर, एक इधर, फिर 2 ही चैम्बर इधर होते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा और डिटेल से पढ़ लेते हैं एक बार। डिफरेंट ब्लड वेसल्स, बोल रहे अलग अलग जो नाड़ियां होती हैं शरीर के अंदर, कनेक्ट दीज 4 चैम्बर्स, इन 4 चैम्बरों से कनेक्ट होती है टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के अलग अलग हिस्सों से। डिस्क्राइब द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, और जो डिस्क्राइब करती है अलग से स्ट्रक्चर किस चीज का, हार्ट का। ठीक है, तो देखो भैया क्या क्या दे दिया इसमें। अरोटा, इट कैरीज ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये क्या करती है, खून को कैरी करती है डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के अलग अलग हिस्सों में से। पाल्मोनरी आर्टरीज, इट कैरीज ब्लड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। और ये कैरी करती है खून को लंग्स में फॉर ऑक्सीजनेशन। तो ये पल्मोनरी वेल्व्स हो गई, ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ठीक है,
देखो हार्ट का जो सिस्टम है ना, उसको समझने के लिए मैं आपको एक और बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ। यूट्यूब पे एनिमेटेड वीडियो मिल जाएंगे आपको, ठीक है, यूट्यूब पे एनिमेटेड वीडियो मिल जाएंगे। उसमें आप सीधा लिखो हाउ ह्यूमन हार्ट वर्क, ठीक है, विद एनिमेशन। क्या लिखोगे? हाउ ह्यूमन हार्ट वर्क विद एनिमेशन। तो आपको बिल्कुल अच्छे से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी और चलता हुआ भी समझ में आ जाएगा। अभी ये यहाँ पे चल नहीं रहा और हार्ट का बिल्कुल एग्जैक्ट शेप भी नहीं बना रखा, तो मैं आपको अच्छे से समझा नहीं सकता इसमें, ठीक है। फिर बोल रहा है द मसल्स अराउंड द चैम्बर, मसल्स जो चैम्बर के अंदर होती हैं ऑफ द हार्ट, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, वो एक बार सिकुड़ती हैं और एक बार फूल जाती हैं। रिदमिकली, ये लगातार चलता है। जैसे आप एक बार सांस बाहर लेते हैं, एक बार अंदर लेते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि 2 बार बाहर छोड़ दिया, एक बार अंदर ले लिया, फिर 3 बार अंदर ले लिया, 2 बार नहीं, एक बार लेंगे एक बार छोड़ेंगे, एक बार लेंगे एक बार छोड़ेंगे, इस तरह से ये रिदमिक चलता रहता है। थस केजिंग द पंपिंग एक्शन, तो पंपिंग एक्शन जो है वो भी चलता रहता है। द रिदमिक कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट मसल्स आर कॉल्ड हार्ट बीट। अब जो हमारा जो हार्ट है वो एक बार फूलता है एक बार बंद होता है, वो जितनी बार फूलता है और बंद होता है उसी को क्या बोलते हैं? हार्ट बीट बोलते हैं। ए नॉर्मल हार्ट बीट 60 to 80 टाइम्स इन अ मिनट, एक मिनट में हमारी नसें हैं या हमारा हार्ट है वो 60 से 80 बार धड़कता है। द हार्ट बीट फोर्स ब्लड टू फ्लो फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। अब जो हार्ट बीट है ना वो फोर्स करती है खून को फ्लो फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स, जो हार्ट से लंग्स की तरफ फ्लो होता है, एज वेल एज टू डिफरेंट बॉडी पार्ट, और साथ ही साथ शरीर के और दूसरे हिस्सों में। द थ्रोबिंग सेंसेशन, थ्रोबिंग मतलब वो प्रेशर से पुश करना, थ्रोबिंग सेंसेशन एज फेल्ट एट सेवरल प्लेस ऑन द बॉडी, और हम हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में बीट को सेंस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारी नसें होती हैं, उसमें जैसे हाथ की नसें होती है, आप वहाँ पे फील कर सकते हो, ठीक है। आप अपने पूरे हाथ को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो एक जगह आपको फील होगी धक धक, कान के नीचे थोड़ी सी जगह के नीचे, वहाँ पे भी ये हमें नस फील होती है, और भी पैरों में भी कई जगह फील होती है। हमारे बहुत सारे प्लेस हैं जहाँ पे हम इन नसों को फील कर सकते हैं। सच एज वृष्ट, जैसे छाती को भी आप हाथ लगा के महसूस कर सकते हो, गर्दन में भी, ठीक है, आर्म के अंदर भी। और ब्लड वेसल्स कम टू द सरफेस, और ब्लड वेसल्स जो हैं वो काफ़ी जो वो शरीर के हिस्सों के आसपास से निकलती हैं, तो वहाँ पे ही महसूस करते हो। दिस थ्रोबिंग सेंसेशन इज नोन एज द पल्सेस। ये थ्रोबिंग सेंसेशन क्या करती हैं? पल्स में काम करती हैं। इट इज डायरेक्टली मेजर ऑफ द हार्ट बीट, और ये डायरेक्टली किससे मेजर की जाती हैं? हार्ट बीट से। एक्टिवली एम टू मेजर द पल्सेस, पल्सेस को मेजर करने के बारे में ये एक एक्टिविटी है जिसको आप कर सकते हो, ठीक है। फिर आ गया हमारा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। फिर हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ये हम पढ़ेंगे सेकंड वीडियो में। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल दीक्षा अकेडमी।